नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 16 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो चलते आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to United Nations Relief and Works Agency UNRWA, consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखते हैं पहले। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 million to United Nations Relief and Works Agency फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन नियरेस्ट रीजन। दोस्तों, UNRWA बोलते हैं, पर इसकी जो फुल फॉर्म है ना दोस्तों, उसमें देखो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन नियरेस्ट रीजन। देखो, स्पेसिफिकली जो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज है, आपको पता ही है जो 1946 to 48 जो वार हुआ था, उस वार में जो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज बहुत सारे नियरबाई नेशंस में चले गए एज रेफ्यूजीज, तो उनके वेलफेयर के लिए ये यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज बनाया गया है। ठीक है। दिस विल सपोर्ट UNRWA's प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज। इंडिया सपोर्ट टू पैलेस्टीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो दोस्तों, इंडिया पैलेस्टीन को अक्सर सपोर्ट करता ही रहा है। ठीक है। अभी भी क्या कर रहे हैं इंडिया, इतने पैसे देके, मतलब $1 million देके पैलेस्टीन की एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज को इंप्रूव कराना चाहता है। राइट। पैलेस्टीन रेफ्यूजीज आर persons whose regular place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948। देखो दोस्तों, रेफ्यूजीज के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, पर रेफ्यूजीज का एक करेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। उन्हीं लोग इन सब फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी ऐसे प्रोविजन दिया हुआ था ना, जैसे इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए, वैसे इसमें भी है। देखो, 1 जून 1946 टू 15 मई 1948 के बीच में उधर उन लोगों का प्लेस ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। राइट दोस्तों। द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट is a UN agency that supports the relief and human development of Palestinian refugees। ये तो बता दिया। UNRWA's mandate encompasses Palestinians displaced by the 1948 Palestine War and subsequent conflicts। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो 1948 करीब जो पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, पैलेस्टीनियन वार हुआ था, उसमें जो रेफ्यूजीज है उनकी बात कर रहा है। एज ऑफ 2019, देखो 2019 के रिपोर्ट्स के हिसाब से 5.6 मिलियन पैलेस्टीनियंस रजिस्टर किया है UNRWA में एज रेफ्यूजीज। UNRWA इज द ओनली UN एजेंसी डेडिकेटेड टू हेल्पिंग रेफ्यूजीज फ्रॉम ए स्पेसिफिक रीजन और कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजीज के लिए और भी सारे एजेंसीज है, पर वो कॉमन है। ये जो UNRWA है ना दोस्तों, ये स्पेसिफिकली फॉर इस रीजन के लिए है। ठीक है, पैलेस्टीनियन रीजन के लिए। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम UNHCR। अब UNHCR कौन सा है? UNHCR है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। वो सारे रेफ्यूजीज का देखभाल करते हैं। अब जो UNRWA अलग है, ये ओनली पैलेस्टीनियन के लिए। Unlike UNRWA, UNHCR has a specific mandate to assist refugees in eliminating their refugee status by local integration into the current country। देखो दोस्तों, UNRWA का काम तो मैंने आपको बता दिया। अब UNHCR का काम क्या है? उनके लिए एक स्पेसिफिक मैंडेट है, उसका एक स्पेसिफिक जॉब है। क्या है? जितने भी रेफ्यूजी स्टेटस मिलते हैं ना, देखो, अगर कुछ नेशंस में कुछ इंटरनल क्राइसिस हो रहा है या कोई वार हो रहा है, तो लोग उधर से माइग्रेट करते हैं। जब वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं ना, उनको ऐसे रेफ्यूजीज ट्रीट करने की बजाय उनको लोकल इंटीग्रेशन करके उनकी जो रेफ्यूजी स्टेटस को निकालने के लिए हेल्प करते हैं UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो उनका काम यह है। राइट दोस्तों। तो हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था? इट इज ए UN एजेंसी दैट सपोर्ट्स द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। बिल्कुल सही है। UNRWA is the only UN agency dedicated to helping refugees from a specific region or conflict। ठीक है, पैलेस्टीनियन के लिए है तो ये स्पेसिफिक रीजन हो गया, तो ये भी सही है। अब पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के बारे में जो डेफिनेशन दिया है, ये आपको डेट मालूम होना चाहिए। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, Consider the following statements with respect to International Solar Alliance which are correct।
वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन ट्रॉपिक्स कैनॉट जॉइन द अलायंस, यह मैं आपको समझाऊंगा आगे। दोस्तों न्यूज से आया था, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो प्रेसिडेंटशिप है फिर से इंडिया को मिला हुआ है। इंडिया के साथ फ्रांस भी ऐसे को प्रेसिडेंट रहेंगे, राइट। टेन्यूर जो है 2 साल के लिए है, ये न्यूज आया है। अब दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएट किया था इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके, और इसकी जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, हरियाणा में, राइट। अब दोस्तों इनके जो मेंबर्स की ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो हम सबको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है एक साल में, ये हम सबको पता है, राइट। हॉट कंट्रीज रहते हैं। अब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वही कंट्रीज है मेंबर्स जो इन दोनों लाइंस के बीच में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इन दोनों लाइंस को जो टच कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं कंट्रीज का बाउंड्री अगर, या कंट्रीज का कोई भी पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में टच भी हो रहा है ना, वो भी ऑटोमेटिकली इसके मेंबर है, मतलब मेंबर बन सकता है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो कंट्रीज बिल्कुल बाहर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर है, वो इनके मेंबर नहीं बन सकते हैं। हाँ ये भी मेंबर बन सकते हैं, पर इनमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ये इनका रूल है, राइट। तो हमारी जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत इसलिए हो जाता है, कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैनॉट जॉइन द अलायंस, ज्वाइन कर सकता है ऐसे मेंबर पर वोटिंग राइट्स नहीं होगा, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। देखो दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स में ज्यादा हम डिपेंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी में डिपेंड होना जरूरी है, ठीक है। Initiative was first proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi in a speech in November 2015 at Wembley Stadium, London, in which he referred to sunshine countries as Suryaputra। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वन लाइनर है। 2015 में वेम्बली स्टेडियम में जब पीएम मोदी ने एक भाषण दिया था तब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की थी, और इन्होंने जो कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बीच में आते हैं इनको सूर्यपुत्र कहा, ठीक है, मतलब सन्स ऑफ द सन। Alliance is a treaty-based intergovernmental organization. Countries that do not fall within the tropics can join the alliance and enjoy all benefits as other members, with the exception of voting rights. ये मैंने आपको बता दिया। After the United Nations, it is the largest grouping of states worldwide. ठीक है, तो हमारी जो तीसरा स्टेटमेंट ये सही हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे लार्ज ग्रुपिंग है कंट्रीज का या स्टेट्स का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज इन विच द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए असेंबली इज नॉमिनेटेड बाय इंडिया। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज ए सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई in order to provide effective assistance and solutions to the issues of MSMEs। तो दोस्तों चैंपियंस पोर्टल MSME से रिलेटेड है। जितने लोग MSME सेक्टर में काम कर रहा है उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है, एक सिंगल विंडो पोर्टल है। तो इसमें से इनकी मैक्सिमम इश्यूज की सॉल्यूशंस मिल जाएगा, राइट। अब देखते न्यूज क्या आया था। मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल्स in order to provide effective assistance and solutions to the issue of MSME। देखो दोस्तों, जो चैंपियंस पोर्टल है ना, चैंपियंस पोर्टल पहले से चल रहा है, ठीक है। एक पोर्टल है, बेसिकली एक वेबसाइट है। अब देखो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल्स भी ऐड किया है। किस लिए? टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस एंड सॉल्यूशंस टू द इश्यूज ऑफ MSME। अब मैं आपको बताता हूं, एक बार दिखाता हूं क्या है ये जो चैंपियन पोर्टल। ये देखो दोस्तों, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है चैंपियंस पोर्टल का। वो वेबसाइट में जाने से आपको ऐसा एक विंडो मिल जाएगा। इसमें आप देखने से आपको पता चलेगा क्या क्या फैसिलिटीज आपको है। देखो, ग्रीवियंस रजिस्टर करना है तो वो है, सजेशंस कर सकते हैं, सीक गाइडेंस है, ठीक है, व्यू स्टेटस, कोई एप्लीकेशन किया तो स्टेटस देख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, न्यू स्कीम्स क्या है पता चल सकता है, ठीक है, रजिस्टर एज MSME एंड अप्लाई, ये सब आपको एक सिंगल विंडो में मिल जाएगा, राइट। ये है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल होगा। जैसे हमारा
अमेजोन सर्च है, फ्लिपकार्ट सर्च है, ठीक है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ काम करते हैं ना, जैसे हमारी अमेजोन एक्को जो है हमारी मूड के हिसाब से गाना चलाता है, हम बोलने से हमारी वॉइस की जो मॉड्यूलेशन सुनकर, मतलब जो कंप्यूटर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करता है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर्स भी हमारी जैसे सोचने लगेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है अभी ये चैंपियंस पोर्टल में भी लाएगा, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। अब देखो चैंपियंस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर्स फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच यूटिलाइजेस मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो जितने भी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। In addition to ICT tools including telephone, internet and video conference, the system is enabled by artificial intelligence, data analytics and machine learning। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये it is also fully integrated on a real-time basis with the government of India's main grievances portal, centralized public grievances redress एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपी ग्राम्स। देखो दोस्तों सीपी ग्राम्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रीवियंसेस पोर्टल है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम है आप सीपी ग्राम्स के थ्रू रजिस्टर कर सकता है। तो ये जो चैंपियंस पोर्टल है ना, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अभी एमएसएमई सेक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो डायरेक्टली विंडो में जाके कर सकता है, वैसे ये सीपी ग्राम्स के थ्रू भी इंटीग्रेटेड है। The entire ICT architecture is created in house with the help of National Informatics Center, ठीक है। NIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम जितने भी आईटी रिलेटेड काम NIC करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो ये ICT आर्किटेक्चर भी इन्होंने किया है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मेंशंस द फंक्शन ऑफ वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। The answer is option D. It uses live viruses to carry DNA into human cells, which encodes antigens that, once expressed in the infected human cells, elicit an immune response. तो बेसिकली दोस्तों डीएनए कैरिंग की बात हो रही है, तो डीएनए कैरिंग को आप वायरल वेक्टर वैक्सीन से रिलेट कीजिए, इसी तरह आप काम कर सकता है। क्योंकि ये सब वास्ट टॉपिक है, ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि मेडिसिनल रिसर्च से रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा था, हर साल पूछे हैं, तो आप इसकी बेसिक आइडिया जान के रखिए, राइट। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन मतलब वो डीएनए कैरिंग से रिलेटेड है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन के बारे में बेसिक आइडिया मैं देता हूं दोस्तों। वायरल वेक्टर वैक्सीन कैरी डीएनए इनटू ए होस्ट सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। अब दोस्तों एंटीजेंस क्या होता है, एंटीजेंस वो है जो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है। अब ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या करते हैं, डीएनए को कैरी करने के बाद एक एंटीजेनिक प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा, इसी तरह इम्यूनिटी बढ़ेगा, राइट। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स अनलाइक डीएनए वैक्सीन्स आल्सो हैव द पोटेंशियल टू एक्टिवली इन्वेड होस्ट सेल्स एंड रेप्लिकेट, ठीक है, ये रेप्लिकेट होगा। बेसिकली यही तो चाहिए हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, ये रेप्लिकेट करेगा, मच लाइक ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, फर्दर एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम। The viral vector vaccine therefore generally consists of a live attenuated virus that is genetically engineered to carry DNA encoding protein antigens। तो बेसिकली जो वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है, एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, एक लाइव वायरस होता है, ये समझिए आप, ठीक है। उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया हुआ है टू कैरी डीएनए। तो बेसिकली डीएनए कैरी करता है, वो होस्ट सेल में जाके एंटीजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज क्रिएट होता है, राइट। Although viral vector vaccines are generally able to produce stronger immune responses than DNA vaccines, for some diseases viral vectors are being used in combination। देखो वैसे viral vector vaccines है stronger immune responses करते हैं, क्रिएट करता है, पर देखो कुछ पर्टिकुलर डिसीज में क्या करता है, वायरल वेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर वैक्सीन टेक्नोलॉजीज इन ए स्ट्रैटेजी कॉल्ड हेटेरोलॉगस प्राइम बूस्ट। दोस्तों ये सब टर्म्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसलिए मैंने डाला है। अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया, देखो कॉम्बिनेशन विद अदर वैक्सीन टेक्नोलॉजी वाली स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, ठीक है, या आपसे पूछ लिया हेटेरोलॉगस प्राइम बूस्ट क्या होता है, 4 स्टेटमेंट देके, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, 2 वैक्सीन को कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन दिस सिस्टम 1 वैक्सीन इज गिवन एज ए प्राइमिंग स्टेप फॉलोड बाय वैक्सीनेशन यूजिंग एन अल्टरनेटिव वैक्सीन एज ए बूस्टर। देखा, एक वैक्सीन पहले प्राइमिंग के लिए देते हैं, फिर दूसरा वैक्सीन देते हैं फॉर ओवरऑल इम्यून रेस्पॉन्स। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स आर बीइंग परस्यूड एज बोथ प्राइम एंड बूस्ट वैक्सीन्स एज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो दोस्तों हमारे आंसर में मिल गया। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला था, पर
बेसिक आइडिया रखना है, क्योंकि एक टर्म पूछने से आप वायरल वेक्टरिंग वैक्सीन सुनते ही आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन एलिफेंट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? फॉरेस्ट एलिफेंट इज ए सबस्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट। फॉरेस्ट एलिफेंट एक सबस्पीशीज है, पर वो एशियन एलिफेंट का नहीं है, वो अफ्रीकन एलिफेंट्स का है दोस्तों, राइट। देखते हैं आगे। एलिफेंट द नेशनल हेरिटेज एनिमल। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए 2010 में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री करके डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब देखो, इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इज ए वन ऑफ द 3 सबस्पीशीज ऑफ और रेसेस ऑफ द एशियन एलिफेंट, एलिफास मैक्सिमस। देखो, इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नाम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। ये एलिफास मैक्सिमस करके एक स्पीशीज का सब स्पीशीज है। बेसिकली एलिफास मैक्सिमस एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है, राइट। देखो, एशियन एलिफेंट्स में और कौन कौन सा स्पीशीज आता है? एक तो इंडियन एलिफेंट हो गया, फिर सुमात्रन एलिफेंट है और श्रीलंकन एलिफेंट है। अब सुमात्रन एलिफेंट का भी साइंटिफिक नाम दिया हुआ है इधर, ईएम सुमात्रनस एंड ईएम मैक्सिमस, ठीक है। बेसिकली आप यही जानिए, एशियन एलिफेंट्स का 3 सब स्पीशीज है। एक इंडियन एलिफेंट है, एक सुमात्रन एलिफेंट है और एक श्रीलंकन एलिफेंट है, राइट। इंडियन एलिफेंट इज लार्जर, हैज लॉन्गर फ्रंट लेग्स देन एंड ए थिनर बॉडी देन द एशियन एलिफेंट फाउंड इन थाईलैंड। देखो, थाईलैंड में जो एशियन एलिफेंट्स दिखाई देता है उससे बड़ा है हमारे इंडियन एलिफेंट। वैसे हमारे इंडियन एलिफेंट काफी सुंदर भी है। मैं तो बोलूंगा सबसे सुंदर एलिफेंट्स जो है इंडिया में है मेरे हिसाब से। अफ्रीकन एलिफेंट्स, दीज आर 2 सबस्पीशीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स, द सवन्ना एलिफेंट एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट। देखो, अफ्रीकन एलिफेंट्स का भी 2 सबस्पीशीज है। कौन कौन से? एक तो सवन्ना है जो ग्रासलैंड्स है, सवन्ना एलिफेंट्स है, और एक फॉरेस्ट एलिफेंट है, राइट। The World Elephant Day is celebrated on 12th August every year to spread awareness for the conservation and protection of the largest mammal on land. ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब है? 12th of August को है। किसके लिए मनाया जाता है? स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल ऑन द लैंड। एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके वेलफेयर देखने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए 12th August एवरी ईयर हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, राइट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है। फॉरेस्ट एलिफेंट ये तो बता दिया आपको। स्टेटमेंट 3 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2010 हैज डिक्लेयर्ड एलिफेंट एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता दिया, राइट। तो दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था। आंसर इज ऑप्शन सी, चित्राकूट वाटरफॉल्स। मैंने आपको 2 क्लू दिया था, एक तो इंद्रावती रिवर का एंड इंडियाज नायग्रा का। देखो दोस्तों, इंडियाज नायग्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। 300 मीटर वाइड है वाटरफॉल। नायग्रा भी तो वाइड है। नायग्रा से साइज में आप कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी इसको इंडिया का नायग्रा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर में है ये चित्राकूट वाटरफॉल्स, राइट दोस्तों। देखते हैं आगे आज का क्वेश्चन। दे आर ए टाइनी रिलीजियस ग्रुप ऑफ अबाउट 1,50,000 पीपल who live today among the Kurds of northern Iraq, eastern Turkey and parts of Armenia. Their religion is an ancient one and they were persecuted for centuries for their faith. However, there are mind-blowing similarities with Hindus. They too believe in reincarnation and avatars. They pray facing the sun at dawn and dusk and have a system of endogamous castes. About which group the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल कमेंट्स, सजेशंस एंड मार्क्स जरूर लिख के बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। इस पीपीटी का भी पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में शाम तक मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।